नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वरों की चर्चा की थी। वर्णमाला के क्रम में हम लोगों ने स्वरों को पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए व्यंजन को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा होगा और स्वरों को तैयार करके ही दूसरा वीडियो देख रहे होंगे। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन की बात करें तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो वे वर्ण होते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर ये बोले जाएंगे, व्यंजन अगर बोले जाते हैं तो वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे आप अगर का बोलेंगे तो का बोलेंगे तो का के साथ आपका का प्लस आ आएगा। ठीक है, का बोलेंगे तो का के साथ आ आएगा। खा बोलेंगे तो खा के साथ आपका आ आएगा। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको हम लोग कहते हैं व्यंजन। व्यंजन, अब बात करें अगर व्यंजन के वर्गीकरण की, व्यंजन के वर्गीकरण की, तो व्यंजन का वर्गीकरण, तो व्यंजनों के वर्गीकरण में व्यंजन पहला होता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन। दूसरा होता है संयुक्त व्यंजन। और तीसरा होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। मूल व्यंजन ये मूल होते हैं, संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, और द्विगुण व्यंजन मतलब इन व्यंजनों में दो भाषाओं का महत्व होता है, यानी द्विगुण, दो गुण वाले व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इन व्यंजनों में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन क्या होते हैं? मूल व्यंजन मूल व्यंजन, मूल व्यंजनों को तीन वर्गों में बांटा गया है। मूल व्यंजनों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक, तो मूल व्यंजन तीन टाइप के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जीभ मुख के किसी अंगों को स्पर्श करती है, उन व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ लेते हैं पहले। मूल व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ
मुख के किसी अंग को स्पर्श करती है। ठीक है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी अंग को या किसी भाग को स्पर्श करती है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अभी हम लोग उनको पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो पहला होता है आपका का वर्ग। का वर्ग का मतलब का, खा, गा, घा और अंगा। उसके बाद चा वर्ग। चा वर्ग चा, छा, जा, झा और इया। फिर उसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। फिर उसके बाद ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना। फिर उसके बाद पा वर्ग। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। तो ये आपके 25 वर्ण जो हैं वो आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 वर्ण आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो जो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। ठीक है, आप अगर का बोलेंगे तो का में देखेंगे कि आपकी जीभ किसी भी मुख के अंग को स्पर्श नहीं कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, ये का जो बोल रहे हैं आप का, जैसे का बोलेंगे तो एक कंठ से आवाज आएगी। आवाज तो सारी कंठ से आ रही है लेकिन इसमें जो तीव्रता है वो कंठ से होगी। तो का बोलेंगे का कंठ, खा भी कंठ से, यानी जीभ आपके किसी भी मुख के अंग को स्पर्श नहीं कर रही है, जीभ स्वतंत्र है, तो उसको बोलेंगे कंठ से। का, खा, गा, घा, फिर अंगा। दूसरा देखेंगे चा, चा, छा, या, झा और इया। तो चा, छा, जा, झा, इया ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे आप चा बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो दांतों के ऊपर थोड़ी जगह को टच करेगी। ठीक है, चा, तो चा उसको बोलते हैं तालु। तालु। ठीक है, तो जो चा वर्ग है वो आपका तालु से, उसमें आपकी जो जीभ होती है वो तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, टा जब बोलेंगे आप टा, ठा, डा, तो आपकी जो जीभ होगी वो एकदम ऊपर चली जाएगी। पहले थोड़ा आगे के भाग में थी, अब थोड़ा पीछे जा रही है ना, तो उस पीछे जाने वाले भाग को बोलते हैं मूर्धा। ठीक, उसके बाद ता, ता, था, दा। जब आप ता बोलेंगे, था बोलेंगे, दा बोलेंगे तो आपकी जीभ जो होगी वो दांतों के बीच में आ जाएगी। ता, था, दा, धा, ना। तो ये वर्ण कौन से होंगे, दंत। और जो पा है, पा, फा, बा, भा, मा, इनमें आप देखेंगे आपके ओंठ जो हैं वो आप बिना ओंठों के उपयोग के आप पा, फा, बा, भा, मा नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलते हैं, ओष्ठ से, यानी इनमें ओष्ठ होता है। तो आपका जो का वर्ग है वो कंठ को स्पर्श मतलब कंठ से आ रहा है। चा वर्ग तालु को स्पर्श करता है। टा वर्ग मूर्धा को स्पर्श करता है। ता वर्ग दंत को स्पर्श करता है। और पा वर्ग है जब वो ओष्ठ को स्पर्श करता है। ठीक है,
तो ये आपके स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन मतलब क्या होते हैं? जिनमें जीभ किसी भाग को स्पर्श करती है, मुख के किसी भाग को स्पर्श कर रही है। उसमें होते कौन से हैं? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग का स्पर्श स्थान कहाँ है? कंठ है। चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो स्पर्श व्यंजन के बाद पढ़ा था कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा पढ़ा था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में, अब अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं। अंतस्थ का मतलब क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो अंतस्थ का मतलब अस्त मतलब अंतः, अंतः का मतलब क्या होता है? आंतरिक भाग में। अस्त का मतलब स्थित, यानी आंतरिक भाग में स्थित वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब वर्ण, तो वर्ण कितना टाइप का हुआ? वर्ण आपका दो टाइप का होता है ना, वर्ण, स्वर और व्यंजन। ठीक है। तो व्यंजन में जो आपका अंतस्थ व्यंजन है वो अंतः अस्त मतलब अंदर से, अंदर यानी आंतरिक भाग में स्थित। ठीक। इसमें आपके कौन से वर्ण आते हैं? तो आपके आते हैं या, रा, ला और वा। अंतस्थ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो आवाज आती है वो अंदर से आती है ना। तो अंतस्थ व्यंजन में आपके कौन से वर्ण आते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, है ना। ऊष्म का मतलब ऊष्मा। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होंगे? वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने का मतलब अगर इनको बोलेंगे तो एक तरह की अंदर से ऊष्मा आएगी। ठीक है। तो वे व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन होते हैं आपके सा, सा, ये सा बोलना है, सा, सा, अंदर से थोड़ी सी ऊष्मा आ रही है, सा। उसके बाद ये सा, फिर सपेरा वाला सा और उसके बाद हा। ठीक। तो सा, सा, सा और हा, ये चार वर्ण आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन में का से माँ तक, का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन तो सा, खा, सा, हा, यानी सा, सा, हा, इसको सा, सा और सा, हा, ये चारों वर्ण क्या होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो मूल व्यंजन हमारे कितने हुए? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, टोटल कितने हुए? 33 वर्ण। 33 वर्ण हमारे क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। ठीक है। 33 वर्ण क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन के बाद क्या होता है? तो मूल व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब किसी के साथ युक्त होकर बने हुए, यानी किसी दो वर्णों से मिलकर बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो वर्णों यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए
व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसमें आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो ये होते हैं चारों संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से संयुक्त होकर बने हुए हैं, तो उनकी बात करते हैं। जो छ होता है आपका, छ वो आपका का प्लस सा से बना होता है। का के नीचे हलंत का मतलब क्या हुआ? या का आधा है, यानी का बिना स्वर का है, और सा पूरा है, यानी का और सा से मिलकर क्या बनता है आपका? छ बनता है। त्रा किससे बनता है? तो त्रा बनता है आपका आधा ता और पूरा रा। किसी व्यंजन को आधा करने के लिए उस पर क्या लगा देते हैं? नीचे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, आधा ता और पूरा रा। फिर ज्ञ जो आपका होता है वो जा और यहाँ से मिलके बना होता है। ठीक है, उसके बाद स्रा जो होता है, स्रा आधा सा और रा से मिलके बना होता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्रा, ज्ञ और स्रा होता है। स्रा का और सा से मिलके बना होता है। ता, त्रा, ता और रा से मिलके बना होता है। ज्ञ आपका जा और यहाँ से मिलके बना होता है। उसके बाद स्रा जो होता है आपका सा और रा से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। तो वे व्यंजन जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, वे व्यंजन जिनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें होते कौन कौन से व्यंजन हैं? इनमें होते हैं आपके ड और ढ़ा। ठीक, तो ये जो बिंदी है आपकी, अब द्विगुण किन दो भाषाओं के, तो इसमें हिंदी और फारसी भाषा से मिलके बने होते हैं। हिंदी और फारसी, तो हिंदी का इसमें डा है और ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है ये है फारसी की। तो हिंदी और फारसी से मिलके जो वर्ण बना हुआ है उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये अगर बिंदी ना होती तो इसको डा बोलते, अब बिंदी लग जाने पे इसको हड़ा बोलते हैं, हड़ा। और इसको हड़ा, हड़ा, डा नहीं हड़ा, हड़ा और डा। सड़क आप बोलते हैं ना, सड़क में यही वाला होता है डा, तो सड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद तो व्यंजन आपके कितने हुए? मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन।
ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोगों ने किया, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक, तो मूल व्यंजन कितने हुए? मूल व्यंजन आपके 33 हुए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हुए और द्विगुण व्यंजन आपके 2 हुए। सारे के सारे मिलाकर अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो व्यंजन आपके कितने हुए? 33, 33 4 37, 37 2 39, 39, 39 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक, स्वर आपके कितने होते हैं? स्वर उस दिन बताया था आपको, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर आपके होते हैं 11 और व्यंजन आपके कितने होते हैं? तो 39 यानी 39। ठीक है, व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिया, 39 व्यंजन होते हैं, 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, और जो बचा आपका एक पार्ट, अगर बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला को हम लोगों ने विभाजित किया था, वर्णमाला को हम लोगों ने विभाजित किया था 3 पार्ट में। पहला कौन सा था आपका? स्वर। दूसरा कौन सा था आपका? व्यंजन। ठीक है, और तीसरा था आपका अयोगवाह। ठीक, तो व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिया, स्वर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? यहीं पे एक लाइन में समझ लेते हैं इनको। अयोगवाह, अयोगवाह वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ठीक, अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। पहला आपका अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार में जो वर्ण आता है, अनुस्वार में जो वर्ण आता है वो होता है अंग, अंग, और विसर्ग में होता है आहा। ठीक, तो अयोगवाह में आपके 2 वर्ण आते हैं, कौन कौन से? अंग और आहा। ठीक, तो अगर बात करें पूरी वर्णमाला की, तो पूरी वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो स्वर आपके कितने होते हैं? एक बार पूरी वर्णमाला रिवाइज कर लेते हैं। तो स्वर आपके कितने होंगे? स्वर आपके होंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आपके कौन से आते हैं? 4, आ, ई और एक मिनट, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल कितने हुए? 11। तो 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह अंग और आह 2 आपके हो गए। व्यंजन,
व्यंजन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है 39 व्यंजन हो गए, टोटल कितने हुए 39। तो वर्ण अगर बात करें वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं तो टोटल कितने वर्ण होंगे। तो स्वर हो गए आपके 11, अयोग अववाह 2, व्यंजन आपके 39। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ आपका 52। तो आपकी वर्णमाला में कितने अक्षर हुए 52 यानी 52 अक्षर। तो मूलतः आपकी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो मूलतः आपकी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, मूलतः आपकी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ये था आपका वर्णमाला का वर्गीकरण। ये हम लोगों ने वर्णमाला को बांटा था अक्षरों के आधार पर, है ना, वर्णों के आधार पर। वर्णों के आधार पर वर्णमाला 3 टाइप में बटी थी। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और अयोग अववाह। अब इसी वर्णमाला को अगर उच्चारण के आधार पर बांटें, किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, तो पहला आपका अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। ठीक है, पहला आपका अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो जैसे इनके नाम से ही पता चलता है अल्प और महा। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, है ना। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। और महाप्राण, तो महाप्राण में अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। ठीक है, अल्प प्राण कम समय, महाप्राण ज़्यादा समय। ठीक, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ण आपके अल्प प्राण में आएंगे, तो जो आपके स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन थे, जैसे का है, ख, ग, घ और अंगा। स्पर्श व्यंजन का ये पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। तो इन इसी तरह आपका चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा और पा वर्ग होगा, है ना। जैसे चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनमें से जो पहला अक्षर है, तीसरा अक्षर है और पांचवा अक्षर है, वो आपका अल्प प्राण होगा। ठीक है, इसके साथ आपके सारे के सारे जो स्वर हैं, समस्त स्वर, वो आपके क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और या, रा, ला और वा, यानी आपके जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो आपके अल्प प्राण में होंगे। ठीक है, तो अब अगर बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में क्या होगा, उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो महाप्राण आपके कौन से होंगे, तो महाप्राण होंगे दूसरा और चौथा वर्ण, स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ठीक है, उसके बाद आपके
जो ऊष्म व्यंजन थे, जब महाप्राण में दूसरा वर्ण प्लस चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आपके कौन से थे? ऊष्म व्यंजन स, ख, स और ह। ठीक है। उच्चारण के आधार पर वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या है? अल्प प्राण में उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। वो आपके कौन से वर्ण होंगे? तो स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है। उसके साथ समस्त स्वर और अंतस्थ व्यंजन। ठीक। और महाप्राण में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, उसके साथ सारे ऊष्म व्यंजन। ठीक। अब अगर बात करें वर्णमाला का स्वर तंत्रियों के आधार पर, वर्णमाला का स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक। स्वर तंत्रियों के आधार पर अगर वर्णमाला का वर्गीकरण करेंगे तो इसमें भी आपके दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। इनमें कौन कौन से आएंगे? इनमें आपका पहला आएगा अघोष और दूसरा आएगा सघोष। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण वे वर्ण, अघोष का अच्छा मतलब क्या है? तो आ का मतलब नहीं और घोष का मतलब घोष यानी कंपन। स्वर तंत्रियों का कंपन जिन वर्णों में नहीं होता है वे आपके क्या होंगे? अघोष वर्ण होंगे। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष वर्ण में आपका स्पर्श व्यंजन का जैसे का, खा, ग, घ और अंगा। तो ये आपका कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। ये आपका का वर्ग का दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण। इसी तरह क्या होगा? चा वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। यानी चा, छा, जा, झा, इया। चा वर्ण, फिर टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण। तो इन वर्णों का जो पहला वर्ण है और दूसरा वर्ण है ये क्या होंगे? अघोष होंगे। यानी पूरे स्पर्श व्यंजन के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये क्या होंगे? अघोष होंगे। इनके साथ सा, हा, सा और आ ये क्या होंगे? अघोष होंगे। सा, खा, सा के साथ छोटा आ ये आपका क्या होगा? अघोष।
ठीक है, ये वर्ण आपके अघोष होंगे। और अगर बात करें सघोष की, तो सघोष वर्ण क्या होंगे? सघोष वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक, तो इसमें कौन से होंगे? तो इसमें स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण आपका अघोष हो गया, तो बाकी बचा कौन सा? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होगा? सघोष होगा। इसके साथ आ को छोड़कर समस्त स्वर, यानी आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। और तो प्लस आपके ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का हा। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में आपके कौन सा होगा? स्पर्श व्यंजन में का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, चा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, टा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ता वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, और पा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। उसके साथ दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और ओ। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा, और उसके साथ ऊष्म व्यंजन का हा। ये आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और सघोष वर्ण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक, तो ये आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण था। अब हम लोग एक देख लेते हैं वर्णमाला का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, लेकिन यहाँ पे क्या है? उच्चारण स्थान, अर्थात वर्ण कहाँ से बोले जा रहे हैं उस आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? स्पर्श व्यंजन में हम लोगों ने बात पढ़ी है कि वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो पहला कौन सा था आपका? कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसके लिए एक फार्मूला है आपका, अकुह, विसर्जा, नियाम, कंठ।
ठीक, मतलब क्या हुआ, आ कु का मतलब का वर्ग, आ प्लस का वर्ग प्लस हा और विसर्जा नियम। विसर्जा नियम का मतलब विसर्ग, विसर्ग का मतलब आहा। ये आपके सारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। आ का वर्ग, का मतलब पूरा का वर्ग है, का खा गा घा और अंगा, का वर्ग प्लस हा प्लस आहा। ठीक है, इसी तरह इसको आगे लिख देते हैं, आ प्लस का वर्ग प्लस हा प्लस आहा। तालु में क्या होगा, तो तालु में होता है ईचू यसा नाम तालु। अब यहां पे देखिए, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम मतलब ई हो गई, फिर चा वर्ग, फिर उसके बाद या, फिर सा। ये वर्ण आपके कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। अकु विसर्जा नियम कंठा, यानी आ का वर्ग हा और आहा आपका कंठ से होगा। तालु से इचु यसा नाम तालु, मतलब ई चा वर्ग या सा, ये आपके तालु से होंगे। मूर्धा से होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मतलब री प्लस टा वर्ग प्लस रा प्लस सा, ये आपका कहाँ से होगा, तालु से। दंत से क्या होगा, तुलसा नाम दंता, तुलसा नाम दंता। ठीक है, तुलसा नाम दंता, इसमें क्या होगा, ता वर्ग प्लस ला प्लस सा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि कंठ में का वर्ग आपने व्यंजन में पढ़ा था, स्वर में आ आहा और हा हो गया। तालु में आपने चा वर्ग पढ़ा था, तो इसके साथ ई या और सा हो गए। तो अगर आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लेते हैं, सभी का मतलब अभी ओष्ठ बचा हुआ है, तो ओष्ठ में इनको देख लें, फिर ओष्ठ को बताते हैं। तो कंठ में अगर आपको याद है, तो आपको ये याद आ जाएगी कि का वाला जो हमारा फार्मूला है जिसमें का आ रहा है, वो आपका कंठ में होगा। ठीक है, तो इसी तरह अकु, जैसे आपको अकु याद आएगा वैसे पूरा कंठ याद आ जाएगा। ईचू, यहाँ आपका चा है, चा आपने मूर्धा में याद कर रखा है, तो चा से ईचू यसा नाम, यानी पूरा का पूरा ईचू यसा नाम आपको याद आ जाएगा, तो वो आपका तालु में हो जाएगा। टा आपने याद कर रखा है तो ऋतु रसाणाम, ये आपको याद आ जाएगा। और दंत में तुलसा नाम, अगर ता याद है तो तुलसा नाम से आपको दंत याद आ जाएगा। अब ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में आपका जो आता है वर्ग में पा वर्ग और दीर्घ और ह्रस्व उ आपके आते हैं। पा वर्ग उनके साथ उ और उ। अभी आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि जो आपके री के बाद वाले वर्ण हैं, यानी ए औ ये सब कहाँ है, तो वो आपका अ और औ जो होता है वो आपका संयुक्त स्वर होता है, यानी दो स्वरों से मिलके बना होता है। तो उसमें जिन स्वरों से मिलके बना होगा उनके ही स्वर का जो उच्चारण स्थान है, उन दोनों उच्चारण स्थानों से मिलके उनका उच्चारण स्थान बनेगा। जैसे मान लीजिए एक स्वर का उच्चारण स्थान कंठ है और दूसरे का मूर्धा है ना, तो जो संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन होंगे वो कंठ और मूर्धा से मिलके बनेंगे, यानी कंठ और मूर्धा दोनों उनके उच्चारण स्थान में आएंगे। ठीक है,
तो उच्चारण के स्थान पर आपका वर्गीकरण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के आधार पर हुआ। ठीक, तो साथियों आज हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला का वर्गीकरण व्यंजन और अयोग वाह। वर्णमाला का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, आगे इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।